So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का, ठीक है। तो अभी चैप्टर नंबर 5 हमारा शुरू है जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पार्ट फर्स्ट अच्छे से अपलोड हो गया है, पार्ट 2 भी हो गया है एंड पार्ट 3 भी अच्छे से अपलोड हो गया है। ओके, तो उसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और ये इसका अभी पार्ट 4 आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करो ताकि आपको क्या नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करेंगे तब। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्लास 11th बायोलॉजी से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो भी डिफिकल्टीज है उसको आप दूर कर सकते हो एंड जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बायो स्टडी विद निखिल ऐसे नेम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो अभी इस पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमको देखना है ग्लाइऑक्सिसोम्स। क्या देखना है? ग्लाइऑक्सिसोम्स। ये क्या है? तो ये सेल के अंदर का एक ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का और ये जो है वो ग्लाइऑक्सिसोम्स हम देखने वाले इस जो पार्ट 4 के अंदर फर्स्ट में देखने वाले ग्लाइऑक्सिसोम्स, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या है? दिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कंटेन एंजाइम्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब क्या? तो ऐसा ऑर्गेनल जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, ऐसा ऑर्गेनल जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है उसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड। बाउंड बोले तो सभी तरफ से मेम्ब्रेन होता है। ये देखो, ये ऊपर में मेम्ब्रेन होता है और ये ऐसा ऑर्गेनल है जिसके ऑर्गेनल्स है कि जिसके जो आजू बाजू में क्या है तो मेम्ब्रेन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कंटेन एंजाइम। यहाँ पर क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। मतलब कि ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर क्या होते हैं? तो एंजाइम्स होते हैं एंड दैट कन्वर्ट, वो क्या करते हैं? फैटी एसिड को शुगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? फैटी एसिड को वो शुगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर, ठीक है। तो वो शुगर के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। देन दे कैन बी ऑब्जर्व इन द सेल्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। तो ये ग्लाइऑक्सिसोम्स हमको कहाँ मिलेंगे? तो जर्मिनेटिंग सीड, जो सीड है उसका जर्मिनेशन जब स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा? जर्मिनेशन। तो ये जर्मिनेशन जो सीड है जिसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है तो उसके अंदर हमको ये दिखने को मिलेगा ग्लाइऑक्सिसोम्स। वेयर द सेल्स यूटिलाइज, वहाँ पर क्या होगा? तो सेल यूटिलाइज करेगी स्टोर फैट एज अ सोर्स ऑफ शुगर। जो फैट है उसको स्टोर करेगी सेल। कौन सी सेल? जर्मिनेटिंग सेल। जिसका जो सीड है वो जर्मिनेशन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया है, उसके अंदर की जर्मिनेटिंग सेल्स क्या करेंगी? स्टोर करेंगी फैट को एज अ सोर्स ऑफ शुगर एंड टिल द स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। जब तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा तब तक शुगर जो है उसको जो है वो शुगर के फॉर्म में फैटी एसिड को स्टोर करने का काम करता है ग्लाइऑक्सिसोम्स, ठीक है। बिकॉज ये सीड है और सीड जो है जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तब ये अभी इसका जो है न्यू प्लांट बना नहीं है तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये क्या करेगा? स्टोर फैट जो है एज अ सोर्स ऑफ उसको शुगर उसको यूज करेगा जब तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा तब तक। ओके, सो जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया तो वो जो स्टोर फैट्स एज अ शुगर उसको यूज करना छोड़ देगा एंड बाद में वो अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा एंड खुद का खाना खुद बनाएगा, ठीक है। तो वो प्लांट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, वो है फोटोसिंथेसिस ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लाइऑक्सिसोम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है और यहाँ पर वो क्या करता है? कन्वर्ट फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है शुगर के अंदर, ठीक है। और ये जर्मिनेटिंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ पर वो क्या करती है? तो स्टोर करती है फैट्स सेल, जर्मिनेटिंग सेल्स। क्यों? बिकॉज वो उसको शुगर के फॉर्म में यूज़ करती है। बिकॉज जो स्टार्टिंग में उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो वो स्टोर फैट्स को ही शुगर के फॉर्म में यूज़ करती है जब तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होता तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है ग्लाइऑक्सिसोम्स की डायग्राम। ये मेम्ब्रेन, उसके बाद है मैट्रिक्स, देन है कोर, ठीक है। तो ये सिंपल में इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर लेना है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है और इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स। इसको हम पावर हाउस बोलते हैं बिकॉज पावर हाउस हमको पता है कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ से एनर्जी मिलती है। तो सेल को एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, इसलिए सेल का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका सिंगुलर जो नेम है वो है माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बोलो तो मेनी नेम्स है एंड अगर सिंगुलर बोलो तो एक बात करें सिंगल काउंट के अंदर तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रियन। दीज आर इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन। किसके अंदर? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? तो जिस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है उसको हम बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं,
एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड है नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है तो हो गया अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये रेस्पिरेशन आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, तो ये क्या है, तो ये है इंटरसेलुलर कैटेबोलिक प्रोसेस। कैटेबोलिक बोलो तो क्या होती है, तो ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल बनाया जाता है, उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन। और ये इंटरसेलुलर है, बोलो तो दो सेल के बीच में होती है। एंड कैटेबोलिक है, बोले तो डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, डिस्ट्रक्ट करने का काम करती है मॉलिक्यूल को, बिकॉज कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना है, मतलब कि डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है, छोटा छोटा बनाने का काम करता है। ठीक है, तो वो होती है रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ पर अब्सेंट होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, मतलब उसके ऊपर ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अब्सेंट होता है। एंड रेड ब्लड कार्पस्कल्स, बोलो तो आरबीसीएस, उसको हम बोलते हैं आरबीसीएस, जो कि ब्लड सेल्स का एक टाइप है। ब्लड सेल्स के 3 टाइप है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। और ये आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स कार्पस्कल्स, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर पाई जाती है, तो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। तो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है एंड आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी सभी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। देन देयर शेप मे बी ओवल, उसका शेप जो है वो ओवल होगा, स्पेरिकल राउंडेड होगा, स्पाइरल लाइक स्ट्रिप, ऐसी जो है स्पाइरल लाइक स्ट्रिप उसका स्ट्रक्चर होगा। एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, मतलब ऐसा ऑर्गेनल है उसके ऊपर ये मतलब कि 2 ऑर्गेनल से बाउंड होता है, इसलिए इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। देन आगे देखो, आगे हमको पढ़ना है आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो परमिएबल होता है टू वेरियस मेटाबोलिटीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, पोरिन, और उसको हम बोलेंगे पर्सन्स पार्टिकल। ओके, ये कौन सा प्रोटीन है, पोरिन, और उसका नाम क्या है, उसको हम बोल सकते हैं पर्सन्स पार्टिकल्स। ये कहाँ पर होते हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन का है तो ये है परमिएबल। परमिएबल बोले तो ये अंदर बाहर आने देता है पार्टिकल को, वो होता है आउटर मेम्ब्रेन। तो ये परमिएबल है बिकॉज इसके अंदर जो है वो प्रोटीन होता है जिसका नाम है पोरिन, और उसको हम बोलते हैं पर्सन्स पार्टिकल। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि पर्सन्स पार्टिकल या फिर पोरिन, ये प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में होता है कि इनर मेम्ब्रेन में होता है, तो आपको जो है वो समझ में आना चाहिए कि ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। देन इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमिएबल है, मतलब बोलो तो किसको भी अंदर आने देता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन वो है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली बोलो तो सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर आने देता है, वो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल टू फ्यू सब्सटेंस ओनली। बोलो तो फ्यू सब्सटेंस को ही अंदर आने देता है, बाकी को आने नहीं देता, वो होता है इनर मेम्ब्रेन। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से बनता है, हमको पता है इसका स्ट्रक्चर जो है डबल मेम्ब्रेन से बनता है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है एंड आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होता है, किसको भी अंदर आने देता है, बिकॉज इसके अंदर जो है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन होता है जिसका नाम है पोरिन, या फिर हम उसको पर्सन्स पार्टिकल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देन बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय द स्पेस आउटर चैम्बर। ये दोनों के अंदर होता है स्पेस आउटर चैम्बर। ये दोनों मेम्ब्रेन जैसे यहाँ पर हम देख सकते हो ऐसे एक दूसरे के साथ वो चिपक के नहीं होते, इसके अंदर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं स्पेस आउटर चैम्बर। ठीक है, तो स्पेस होता है, दोनों एक साथ में चिपक के नहीं होते, उसके बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन देयर इज स्पेस। ठीक है, वहाँ पर स्पेस होता है। उसके बाद देखो इनर मेम्ब्रेन शो सेवरल फिंगर लाइक प्लेट लाइक फोल्ड्स, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टी। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर देखो आप, ये इनर मेम्ब्रेन देखो, ये इस तरीके से ये यहाँ पर दिखाई देगा आपको इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये ऐसा जो है सिंपल में वो आउटर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको फोल्ड्स दिखाई देंगे, और वो फोल्ड्स को हम क्या बोलेंगे, तो सिस्टर्नी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टर्नी। यहाँ पर देखो सिस्टर्नी। ठीक है, तो एक ऐसा आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर जो है वो ऐसा मेम्ब्रेन है जिसके अंदर आपको फोल्ड्स दिखाई देंगे, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और उस फोल्ड्स को हम बोलेंगे सिस्टर्नी। देन इनर मेम्ब्रेन बियर्स न्यूमरस पार्टिकल्स, उसको बोलेंगे ऑक्सीजोम्स। जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ से पार्टिकल निकल के आएंगे, वो है ऑक्सीजोम्स। कौन से पार्टिकल निकल के आएंगे, वो है ऑक्सीजोम्स। और ये जो ऑक्सीजोम्स है एंड साइटोक्रोम्स, ऑक्सीजन्स एंड साइटोक्रोम्स, या फिर उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। एक ऑक्सीजोन्स, सेकंड है साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स का ही नाम है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये दोनों इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है पार्टिकल्स दिखते हैं। ये कैसे होते हैं, न्यूमरस बोलो तो मेनी जो है वो पार्टिकल होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, सो ये पार्टिकल इस तरीके से। देन इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज अ कैविटी इनर चैम्बर। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक कैविटी होती है। कैविटी बोले तो क्या होती है, हॉलो स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं इनर चैम्बर। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है ना, उसको हम बोलेंगे
क्या बोलेंगे इसको, इनर चैम्बर कैविटी, ठीक है, कैविटी इनर चैम्बर, ओके, इनक्लोज इन कैविटी बोलो तो कैविटी होती है, मतलब तो हॉलो एक स्पेस होता है, कंटेनिंग अ फ्लूइड, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, वो होता है मैट्रिक्स, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलेंगे, तो मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर आप जो है वो डायग्राम में देख सकते हो मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स कंटेन फ्यू कॉइल ऑफ सर्कुलर डीएनए, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, क्या होगा, सर्कुलर डीएनए, आरएनए होगा, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, यहाँ पर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होगा, एंड लिपिड एंड वेरियस एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और क्रेब्स साइकिल के लिए जो एंजाइम्स लगेंगे वो भी यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, एंड अदर पाथवेज, बाकी के पाथवेज के लिए, ठीक है। तो यह है हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। देखो आप यहाँ पे, ये जो है ये क्या, इसको हम F1 पार्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। अभी यही इसका ये जो ये उसका और थोड़ा जूम इन करके स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका जूम इन स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आपको दिखाई देगा ये रेस्पिरेटरी चेन एंड एंजाइम्स क्या है, इंट्राक्रिस्टियल, उसके बाद स्पेस, देन माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, यहाँ पर F1 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल जो है वो हेड, उसके बाद है पेडिसेल एंड बेस, ये 3 चीज़ों से बनता है F1 पार्टिकल, जो कि यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये देखो ऐसी कुछ क्या होती है, फोल्ड्स होती है, और इस फोल्ड्स को हम क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर बताना है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसा है, तो फ्रीली परमिएबल है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसा है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद देखो ऑक्सीजोम्स, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हमारा खत्म होता है। अब देखेंगे ऑक्सीजोम्स, तो यहाँ पर मैं आपका सब जो है लाइन टू लाइन ले रहा हूँ, सभी बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। अब हमको पढ़ना है ऑक्सीजोम्स। तो ऑक्सीजोम्स जो है वो क्या है, ठीक है। ऑक्सीजोम्स क्या है, तो देखो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ओके, इनर मेम्ब्रेन, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया को 2 मेम्ब्रेन होते हैं हमको पता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन, ऐसा। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर निकल के आएगा बियर्स न्यूमरस पार्टिकल, वो बियर्स न्यूमरस बोले तो मेनी पार्टिकल्स को वो बाहर, मतलब कि बियर्स होंगे वहाँ से निकलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीजोम्स। उसका नाम है F1 या फिर F0 बोले तो क्या है, तो फर्नांडेज मोरन या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स, हम उसका नाम जो है इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। F1 F0 फर्नांडेज मोरन या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स, ये ऑक्सीजोम्स के नेम्स है, ठीक है। देन ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ हेड, स्टाल्क, ओके। सो पार्टिकल किससे बनता है, हेड, स्टाल्क एंड फूड से, ठीक है। तो हेड का जो नाम है वो है F1, ओके, लॉलीपॉप के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा। उसके बाद हेड फेसेस टुवर्ड द मैट्रिक्स, जो हेड है वो मैट्रिक्स के तरफ होता है, ये हेड जो है वो मैट्रिक्स के तरफ होता है, जो कि इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, वो मैट्रिक्स के तरफ होता है। एंड फूट F0 इज एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन, और जो फूट है उसको हम डिनोट करते हैं F0 से, वो एम्बेडेड होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, वो मतलब अंदर होता है, ठीक है, एम्बेडेड होता है, उसके अंदर सिंक होता है। देन हेड एक्ट एज एंजाइम ATP सिंथेसिस, इसका जो हेड है वो ATP सिंथेसिस एक्ट करता है, बोलो तो एक्ट एज एंजाइम ATP सिंथेसिस, ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या है, तो ATP क्या है, तो एनर्जी का फॉर्म है, यूजेबल फॉर्म है, ओके। सो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, वो होता है ATP, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड फूड एज अ प्रोटोन चैनल, तो फूड क्या है, तो एज अ प्रोटोन चैनल ये वर्क करता है। ऑक्सीजोम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोटोन जंपिंग, प्रोटॉन का जंपिंग, तो इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं फूड के अंदर, ठीक है। एंड ये ऑक्सीजोम्स जो है वो प्रोटॉन के जंपिंग में एंड ATP सिंथेसिस, इसका जो 2 काम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट में है प्रोटॉन जंपिंग एंड सेकंड है ATP सिंथेसिस। तो इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ऑक्सीजोम्स होते हैं वो ATP सिंथेसिस करते हैं, इसलिए ATP क्या है, तो एक यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसलिए ये ATP सिंथेसिस का काम करते हैं ऑक्सीजोम्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं, बिकॉज एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तैयार हो रही है, तो उसके अंदर ऑक्सीजोम्स जो है वो एनर्जी को बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का ऑक्सीजोम्स, ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है ऑक्सीजोम्स। देन हमको पढ़ना है प्लास्टिड, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे प्लास्टिड। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड 2 आर डबल, तो ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वैसे ही प्लास्टिड जो भी ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया हमको पता है कि इनर जो ऐसा था और इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन बोल तो डबल लेयर्ड जो है ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स था, उस तरीके से ये जो प्लास्टिड है ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है, कंटेनिंग DNA, RNA एंड 70s राइबोसोम्स। तो इसके अंदर भी DNA होता है, RNA होता है एंड 70s राइबोसोम्स इसके अंदर होता है, बट दे आर लार्जर इन साइज एंड कैन बी ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप।
और इसकी साइज लार्जर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लास्टिड है उसकी साइज लार्जर होती है और इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाते हैं। देन प्लास्टिड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन इट एज ल्यूकोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप के अंदर क्लासीफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। फर्स्ट में है ल्यूकोप्लास्ट, देन ए क्रोमोप्लास्ट, देन ए क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये जो 3 टाइप के अंदर ये जो क्लासीफाई हुआ है प्लास्टिड किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन इट, ठीक है। देन ल्यूकोप्लास्ट डू नॉट कंटेन पिगमेंट, जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता एंड दे आर वेरियस शेप्स एंड साइज एंड दीज आर मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। ये किसका काम करते हैं, तो स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है अमाइलोप्लास्ट एंड स्टार्च, ओके, स्टोर स्टार्च। अमाइलोप्लास्ट एंड स्टार्च ये दोनों को स्टोर करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट, और ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तो प्लास्टिड का एक टाइप है, ठीक है। तो ये है प्लास्टिड। प्लास्टिड के 3 टाइप्स है। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, तो ये है ल्यूकोप्लास्ट। देन है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट एंड जो यहाँ पर है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट, देन है ल्यूकोप्लास्ट एंड देन है क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता और ये जो टाइप गिरे है वो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट गिरे, लेकिन इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता और ये स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट करने का काम करता है, जैसे कि इसके अंदर अमाइलोप्लास्ट स्टोर होता है एंड स्टोर स्टार्च होता है। तो प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप के अंदर डिवाइड होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। जो ल्यूकोप्लास्ट है जो कि फर्स्ट टाइप है प्लास्टिड का, इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता और ये स्टोरेज करने का काम करते हैं न्यूट्रिएंट का, एग्जांपल है अमाइलोप्लास्ट एंड स्टोर स्टार्च, ठीक है। तो यह है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। अभी क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, सिंपल में आपको जो है ध्यान में रखना है, ये अभी एक क्लोरोप्लास्ट का जो है वो आपको डायग्राम ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो है वो होता है इंटरनल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट का अंदर, ये देखो क्लोरोप्लास्ट, और जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, तो क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, और ये जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ये हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो खुद का खाना जो खुद बनाते हैं प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट का इस्तेमाल करके, ठीक है, सनलाइट। उसके बाद जो है वो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो कि क्या कहाँ पर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, ओके, लीव्स के अंदर होता है प्लांट्स के क्लोरोफिल। उसके बाद H2O, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो इस तरीके से जो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है वो इंटरनल मेम्ब्रेन है इसका, एंड उसके बाद नीचे भी है 2 डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। देन प्रोटोग्लोब्यूल्स है, देन राइबोसोम्स है, ग्लोब्यूल प्लास्टोग्लोब्यूल्स है, राइबोसोम्स है। देन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन, एक है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, देन इंटरनल मेम्ब्रेन। अभी देखो आप यहाँ पर, एक है एक्सटर्नल इंटरनल मेम्ब्रेन, दूसरा है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच में का जो स्पेस है उसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन ग्रैनम होते हैं, ग्रैनम, ठीक है। तो ग्रैनम किसको बोलेंगे, तो देखो ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर जो एक आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, वो है ग्रैनम, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे। और इसके अंदर स्ट्रोमा होता है, ओके। बाकी में जो यहाँ पर पार्टिकल दिख रहे हैं आपको ऐसे, वो है स्ट्रोमा। एंड क्लोरोप्लास्ट का DNA होता है, यहाँ पर देखो आप, जो ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा। एंड इसको जो है हम क्या बोलते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं, ठीक है। स्टैक ऑफ किसको, स्टैक ऑफ ग्रैनम, ठीक है। ग्रैनम जो है वो सिंगुलर है, इसका स्टैक को बोलेंगे थैलाकोइड मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर का जो मेम्ब्रेन है थैलाकोइड मेम्ब्रेन। देन ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन इसके अंदर का स्पेस ऐसा, उसको बोलेंगे ल्यूमेन। एंड ये लैमिली है, क्योंकि दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों ग्रैनम को कनेक्ट करता है, वो होता है लैमिली। तो इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोरोप्लास्ट पूछा जाए 3 और 4 मार्क्स के लिए तो आपको ये डायग्राम मस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद है राइबोसोम्स। अब पढ़ने हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी जो है वो ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल के अंदर। तो राइबोसोम देखो, यू आर अवेयर दैट राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था पावर हाउस ऑफ द सेल, उस तरीके से जो राइबोसोम है
वो है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल्स। बिकॉज ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं राइबोसोम्स, इसलिए ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है। आपको 12th में पढ़ने के लिए है कि कैसे प्रोटीन जो है वो बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो आपको डिटेल में है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल में एक ध्यान में रखना है कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है, वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स, सो दे यूज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज प्रोटीन। वो क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन। राइबोसोम्स वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व एज अ डेंस पार्टिकल। राइबोसोम जो है फर्स्ट कैसे ऑब्जर्व हुआ, डेंस पार्टिकल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ओके, ऑफ द सेल बाय द साइंटिस्ट पैलाडे। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ऑफ सेल बाय, देखो बाय साइंटिस्ट किसका, पैलाडे इन 1953। जो पैलाडे उन्होंने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया, तो ये राइबोसोम डिस्कवर किया पैलाडे ने इन 1953 के अंदर। ओके, देन राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से बनता है, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, एंड दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन्स कवरिंग अराउंड देम। उसके अंदर कोई कुछ भी मेम्ब्रेन नहीं होता, उसके ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, वो होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम आपको यहाँ पर सिंपल में ध्यान में रखना है, वो है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। उसके बाद ये जो है वो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक के अंदर है और ये यूकैरियोटिक के अंदर। और यूकैरियोट्स हमको पता है ऐसी सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप होता है उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और ये सेल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, बॉडी के अंदर, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोटिक सेल बोलो तो ऐसी सेल जिसके अंदर का न्यूक्लियस डेवलप नहीं है उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और ये प्रोकैरियोटिक सेल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अभी ये जो राइबोसोम्स है वो दो सेगमेंट से बनता है, एक है स्मॉल सब यूनिट्स, उसके बाद है लार्ज सब यूनिट। बताओ, दो सब यूनिट से ये राइबोसोम्स बनता है। तो अभी इधर जो प्रोकैरियोटिक सेल है इधर जो है वो 70s नहीं 80s टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, ठीक है, इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर। और यूकैरियोट्स के अंदर होता है 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। ओके, सो इसमें जो है वो सब यूनिट जो 70s है उसके सब यूनिट गिरेंगे 50s एंड 30s किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। और जो यूकैरियोटिक के अंदर जो 80s है इसके सब यूनिट गिरेंगे 60s एंड 40s। तो ये जो प्रोकैरियोट्स के अंदर 30s एंड 50s ये जो यूनिट है, ठीक है, सब यूनिट 70s के, तो 30s के अंदर होगा क्या होगा, 60s आरएनए एंड 21 प्रोटीन्स। तो यहाँ पर 23 यस आरएनए, 23 यहाँ पर देखो यस आरएनए एंड 34 प्रोटीन्स। तो इसके अंदर आपको दिया गया है कि ये 60s एंड 40s में क्या दिया गया है, ठीक है, तो क्या होता है। तो आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, राइबोसोम्स दो यूनिट से बनता है, सब यूनिट से, उसको हम बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट, ठीक है। और अभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70s टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80s टाइप का होता है। और ये यूकैरियोटिक के अंदर का जो राइबोसोम है इसके दो यूनिट होते हैं, जो कि ये 40s एंड 60s, और 70s टाइप का राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है 50s एंड 30s। तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको आगे काम में आएगी। तो ये हो गया राइबोसोम। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर का। न्यूक्लियस क्या है, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, अब सभी की जो एक्टिविटी है सेल के अंदर हो रही है उसको वो कंट्रोल करता है, वो होता है न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल बिकम डिस्टिंक्ट इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल। ओके, मतलब कि डिवरिंग इंटरफेस। तो भी ये जो है वो कैसा है, तो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट बोले तो डिफरेंट है इन नॉन डिवाइडिंग सेल। ऐसी सेल जिसका डिवीजन नहीं होता उस सेल के अंदर ये डिफरेंट होता है, ओके। एंड ड्यूरिंग इंटरफेज, और इंटरफेज के अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट हो जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट बन जाता है। सच एन इंटरफेज न्यूक्लियस मेड अप ऑफ, जो इंटरफेज है ये क्या है, तो ये सेल डिवीजन की एक फेज होती है, और जिसके अंदर जो न्यूक्लियस वो कैसा बन जाता है, देखो मेड अप ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, वो न्यूक्लियर एनवलप होता है, उसके ऊपर अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। अभी देखो सभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आउटर में का जो न्यूक्लियस के ऊपर है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। उसके बाद ये नीचे जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है बीच में सेंटर में, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। अभी इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है बोले तो क्या है, तो मटेरियल है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, उसको बोलेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये जो है ये न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर है। देन न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डबल लेयर्ड क्या है, तो डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है किसका, डबल लेयर्ड, ओके, न्यूक्लियर एनवलप। मतलब कि टू मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
अभी ये दो मेम्ब्रेन से बना है न्यूक्लियर एनवलप, और ये दोनों मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय दी पेरी न्यूक्लियर स्पेस, वो होता है 10 to 50 नैनोमीटर, ठीक है, वो है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, बोले तो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में का स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना वो ईआर से कनेक्टेड होता है, बोलो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एट प्लेसेस। देन नेक्स्ट देखेंगे इनर मेम्ब्रेन इज लाइन बाय द न्यूक्लियर लैमिना। जो इनर मेम्ब्रेन है किसका, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर एनवलप का, जो क्या है तो न्यूक्लियर लैमिना से वो क्या होता है तो लाइन होता है, बोलो तो होता है न्यूक्लियर लैमिना होता है उसके मतलब कि इनर मेम्ब्रेन में। नेटवर्क इनर लैमिना क्या है तो मतलब कि न्यूक्लियर लैमिना क्या है इनर मेम्ब्रेन में होता है, वो है नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स दैट हेल्प इन द मेंटेनिंग द शेप ऑफ न्यूक्लियस। वो किसके लिए हेल्प करता है तो शेप, जो शेप है उसका न्यूक्लियस का मेंटेन करने के लिए जो यहाँ पर न्यूक्लियर लैमिना वो हेल्प करता है। ओके, तो ये न्यूक्लियर लैमिना जो है वो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का एक नेटवर्क जो क्या करता है हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ के लेनी है। उसके बाद अब यहां पर देखो आप, अब देखेंगे हम उसका क्या देखेंगे, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियस का, ठीक है। तो अभी देखो जो आउटर में होता है ना वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या होते हैं पोर्स, ठीक है, पोर्स होते हैं। देन इसके अंदर का जो मटेरियल है जो कि मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखो ये होती है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये क्या है तो ये सेल है, उसके बाद ये है न्यूक्लियस एंड ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है, अंदर का, ठीक है, न्यूक्लियोलस। तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोलस होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियोलस मतलब तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है मटेरियल उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल के अंदर मटेरियल होता है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे क्रोमैटिन मटेरियल, और ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा उसको जूम आउट करके जो हमने स्ट्रक्चर निकाला ना वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड विच आर नथिंग बट द डीएनए मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स। ये क्या है तो ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स है क्रोमोसोम्स, वो प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड है, वो है क्रोमोसोम्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, उसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं होती, द क्रोमोसोम्स अपीयर थ्रेड लाइक नेटवर्क। जो क्रोमोसोम वो थ्रेड लाइक होते हैं किसके अंदर, ऐसे सेल के अंदर जो नॉन डिवाइडिंग है, एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली, और उसको हम आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते इंडिविजुअली, ठीक है। ऐसे सेल जिसके अंदर डिवीजन नहीं होता, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। और इस नेटवर्क को, न्यूक्लियस के अंदर के नेटवर्क को, क्रोमोसोम्स के नेटवर्क को, क्रोमोसोम्स क्या है तो डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, तो यहाँ पर उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे क्रोमैटिन मटेरियल बोलेंगे। एंड द क्रोमैटिन मटेरियल कंटेन डीएनए, उसके बाद हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। तो इसके अंदर डीएनए होगा, उसके बाद आरएनए होगा, डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का लॉन्ग फॉर्म है राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद है नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड हिस्टोन प्रोटीन। ओके, सो ये हिस्टोन प्रोटीन 8 होते हैं, इसलिए हम इसको ऑक्टेमर बोलते हैं, जो कि आपको 12th में अच्छे से पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, वहाँ पर आपको डीएनए का जो है आपको टाइप्स है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है वो भी पढ़ना है, आरएनए का स्ट्रक्चर भी है, आरएनए के टाइप भी है। तो इस तरीके से आपको जो वो डिटेल में यहाँ पर आपको जो यहाँ पर सिंपल में समझ के लेना है, क्रोमैटिन मटेरियल्स के अंदर डीएनए, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड हिस्टोन प्रोटीन ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, न्यूक्लियर पोर जो कि हमने पहले देखा था। उसके बाद पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दोनों बोले तो आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो है वो है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। देन हेट्रोक्रोमैटिन, बोले तो डिफरेंट टाइप्स का क्रोमैटिन मटेरियल होता है, हेट्रोक्रोमैटिन एंड क्रोमैटिन थ्रेड्स। देन क्या है तो क्रोमोसेंटर, ये है क्रोमोसेंटर, ठीक है,
एंड यह है कैरियोजोम्स, कैरियोजोम्स होता है। उसके बाद एक कैरोलिम्फ एंड न्यूक्लियोलस जो कि यहाँ पर होता है, एंड ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर, ठीक है। वो क्रोमैटिन मटेरियल कहाँ पर होता है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस के अंदर होता है क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। तो ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, और यहाँ पर जो है आपको थ्रेड लाइक जो दिख रहा है स्ट्रक्चर उसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोस एंड न्यूक्लियोलस के बीच में होता है क्रोमैटिन मटेरियल, तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमैटिन मटेरियल। उसके बाद है साइटोस्केलेटन, ओके। सो अब पढ़ना है हमको साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? With advance made in light and electron microscopy, scientists reveal presence, okay, क्या हुआ? एडवांस हुआ लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। एंड साइंटिस्ट रिवेल प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ फिब्रिल थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, और साइंटिस्ट ने बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर है फिब्रिल्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, नेटवर्क ऑफ फिब्रिल्स, मतलब कि क्या जो फाइबर का नेटवर्क है साइटोप्लाज्म के अंदर, ऐसा बताया साइंटिस्ट लोगों ने, किसका इस्तेमाल करके, यहाँ पर माइक्रोस्कोप का। कौन से माइक्रोस्कोप का? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, देन होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसके अंदर जो कैपेसिटी होती है वो 5 लाख होती है, मतलब 5 लाख टाइम्स वो इमेज को जो है वो मैग्नीफाई कर सकता है, कैन मैग्नीफाइज इमेज, ठीक है। तो कैन मैग्नीफाई इमेज, तो ये इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है 5 लाख टाइम, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी होती है इमेज को मैग्नीफाई करने की। इट इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन, उसको हम बोलेंगे साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके अंदर क्या है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो साइटोस्केलेटन किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे तो नेटवर्क ऑफ फिब्रिल थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो साइंटिस्ट लोगों ने शोध निकाला कि क्या है, तो नेटवर्क ऑफ फिब्रिल्स है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बनता है साइटोस्केलेटन? बोलता है माइक्रोट्यूब्यूल से, मैक्रोफिलामेंट से, माइक्रो एंड माइक्रो, ओके। मैक्रो एंड माइक्रो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, एक है मैक्रो एंड सेकंड है माइक्रो। तो मैक्रो मतलब होता है बिग, बड़ा, एंड माइक्रो बोलो तो होता है स्मॉल या छोटा, ठीक है। तो मैक्रो एंड माइक्रो, इसमें सिर्फ ए एंड आई का डिफरेंस है, ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स है एंड माइक्रोफिलामेंट्स है। देन इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो ये साइटोस्केलेटन किससे बनता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट से, इंटरमीडिएट फिलामेंट से, माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। एंड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ट्यूब्यूलिन, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या बनता है, किससे बनता है, तो माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों से बनता है साइटोस्केलेटन। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो बनता है प्रोटीन, कौन से, ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। साइटोस्केलेटन कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा, साइटोप्लाज्म के अंदर हमको नेटवर्क ऑफ फिब्रिल्स देखा, उसको ही हमने नाम दिया साइटोस्केलेटन। और ये कंसिस्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसके अंदर की साइटोस्केलेटन से, मतलब साइटोस्केलेटन जिससे बना है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो बनती है प्रोटीन से जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन, ये आपको सिंपल में ध्यान रखना है। देन माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये एक्टिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट से बनती है माइक्रोफिलामेंट। तो अभी हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स देखा, एक प्रोटीन से बनती है जिसका नाम है ट्यूब्यूल। अब इस तरीके से जो माइक्रोफिलामेंट है वो बनती है एक एक्टिन इंटरमीडिएट फिलामेंट से। एक्टिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट कंपोज ऑफ फिब्रस प्रोटीन, ये फिब्रस प्रोटीन से बनती है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स था वो प्रोटीन से बना, कौन से, ट्यूब्यूलिन। तो माइक्रोफिलामेंट कौन से प्रोटीन से बना, फिब्रस प्रोटीन, ठीक है। ये फिब्रस प्रोटीन, ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। देन साइटोस्केलेटन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, साइटोस्केलेटन किसको हेल्प करता है, तो शेप मेंटेन करने के लिए सेल का। अगर साइटोस्केलेटन बोले तो सेल के अंदर कुछ ऐसा नेटवर्क नहीं होगा जो कि सेल को सपोर्ट करता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अगर हमने पिलर जो है उसको बना दिया, लेकिन उसके अंदर अगर हमने जो आयरन के रॉड्स होते हैं वो नहीं डाले, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आयरन के रॉड का मतलब काम करता है यहाँ पर साइटोस्केलेटन सेल के अंदर, ठीक है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल, उसके बाद जो सेल का कॉन्ट्रैक्शन है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल, सेल जो है वो छोटा साइज उसका बना सकता है बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। मोबिलिटी ऑफ सेल, मोबिलिटी बोलो तो मूवमेंट कर सकता है, कहाँ से बोलो तो एक स्पेस से वो दूसरे स्पेस में, दूसरी जगह पर जा सकता है, बिकॉज मोबिलिटी ऑफ सेल होती है साइटोस्केलेटन से। एंड सेल ऑर्गेनल्स चेंज इन द शेप ऑफ द सेल्स एंड सेल डिवीजन, शेप जो है वो चेंज होता है सेल का, वो होता है बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। सेल डिवीजन होता है वो होता है साइटोस्केलेटन। तो इस तरीके से साइटोस्केलेटन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के
अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हमको पढ़ना है सिलिया एंड फ्लैजेला। तो मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये जो बातें है वो आपको फास्ट में पढ़ाऊंगा, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक ही बातें को मैं 1000 बार आपको नहीं समझाऊंगा। बहुत ही ये सिंपल बात है, मैं आपको समझाऊंगा इतना कि आपको समझ में आ जाए। और ये बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ भी रहा है, मुझको पता है। लेकिन एक ही चीज़ को बार बार मैं बोल के आपका टाइम पास नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे सिलिया एंड फ्लैजेला। तो अभी सिलिया एंड फ्लैजेला क्या होता है? ये होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। ये होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। और लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब क्या होता है? तो जो लोकोमोशन में हेल्प करता है वो होता है लोकोमोटरी ऑर्गन। अभी सर लोकोमोशन ही हमको पता नहीं क्या है। लोकोमोशन का दूसरा नाम है मूवमेंट। मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट होता है लोकोमोशन। तो मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लोकोमोशन, एक पार्टिकल एक ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाता है, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट, और मूवमेंट का ही दूसरा नाम है लोकोमोशन। और जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं लोकोमोशन में वो हो गए लोकोमोटरी ऑर्गन, और लोकोमोटरी ऑर्गन है सिलिया एंड फ्लैजेला। तो ये आपको सिंपल में समझ में आ गया। तो सिलिया एंड फ्लैजेला ऐसे ऑर्गन्स है जो कि सेल के अंदर होते हैं, जो लोकोमोशन का काम करते हैं, सेल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेने का काम करते हैं। देन दे आर फाइन हेयर लाइक मेम्ब्रेन्स बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स। तो ये क्या है? तो देखो अभी यहाँ पर सिंपल में आपको बताता हूँ मैं, ये है प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ठीक है। तो देखो दे आर फाइन हेयर्स, बोल तो हेयर के जैसा स्ट्रक्चर है इसका। एंड उसके बाद है मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ बोल तो क्या होता है? जो यहाँ पर मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो सेल है उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म से बनता है प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म थोड़ा ऐसा आउटग्रोथ आता है, सेल से बाहर आता है, और ये लोकोमोटरी ऑर्गन बनाने का काम करता है। दैट ऑकर्स इन द फ्री सरफेस ऑफ द सेल। ओके, सो आउटग्रोथ आता है प्रोटोप्लाज्मिक, मतलब कि क्या होता है, आउटग्रोथ आती है, और जिससे फ्लैजेला बनता है। और अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखो, जो फ्लैजेला है वो एक ही होता है, मतलब ये सेल है तो ये ऐसा फ्लैजेला होगा, और जो सिलिया है वो मेनी होती है, जो कि इस तरीके से होती है, ठीक है। सिलिया जो इस तरीके से होती है। ये दोनों भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, किसके अंदर? सेल के अंदर। दे जनरेट अ करंट इन अ फ्लूइड मीडियम। वो क्या करते हैं? करंट जनरेट करते हैं फ्लूइड मीडियम के अंदर फॉर पासेज, ओके, पैसेज ऑफ मटेरियल एंड लोकोमोशन। वो क्या करते हैं? एक करंट डेवलप करते हैं फ्लूइड मीडियम के अंदर, वो पैसेज प्रोवाइड करते हैं मटेरियल के लिए, मटेरियल को अंदर बाहर जाने के लिए सेल के अंदर, और लोकोमोशन करने के लिए हेल्प करते हैं, बोल तो मूवमेंट करने के लिए। सिलिया आर स्मॉल साइज एंड मेनी नंबर्स। मैंने आपको यही ऊपर बताया कि सिलिया जो उसका मैक्सिमम नंबर होता है, एंड सिलिया एक्ट एज अ, देखो आप, कोर्स, ओके, ओवर्स कॉजिंग, एक्ट एज अ ओवर्स, ओके, ओवर्स कॉजिंग मूवमेंट ऑफ सेल, ओवर्स कॉजिंग मूवमेंट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये क्या होती है? ओवर्स कॉजिंग मूवमेंट जो है वो कॉज होती है बिकॉज ऑफ सिलिया। एंड फ्लैजेला आर लॉन्गर एंड फ्यू इन नंबर। फ्लैजेला कम होते हैं, ठीक है, एक तो दो हो गए या फिर सिंगल फ्लैजेला होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्लैजेला। तो सिलिया मेनी होती है, बोलो तो बहुत सारे होते हैं, एंड फ्लैजेला एक ही होता है। फ्लैजेला प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। जो फ्लैजेला है वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स हम उसको बोलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो है मूवमेंट करने के लिए वो होता है फ्लैजेला, एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला। और जो प्रोकैरियोटिक के अंदर का फ्लैजेला होता है ना, वो डिफरेंट होता है देन द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला है वो डिफरेंट होता है देन द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना होगा। देन सिलियम और फ्लैजेलम कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी। जो सिलियम या फिर फ्लैजेलम, ये किससे बनता है? फ्लैजेलम बोले तो बॉडी ऑफ फ्लैजेला, सिलियम बोले तो बॉडी ऑफ सिलिया। ये बनता है बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट। ओके, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर हमको पढ़ना है कि यहाँ पर जो शाफ्ट है वो किसको हम बोलते हैं। यहाँ पर आप जो है आपको समझ में नहीं आओगे, बेसल बॉडी है, बेसल प्लेट है एंड शाफ्ट। तो ये शाफ्ट क्या है तो हम देखेंगे, चलो आगे हमको पढ़ना है, आगे स्लाइड में ही हमको पढ़ना है। तो देखो इसमें देखो, बेसल बॉडी इज प्लेस इन आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो बेसल बॉडी होती है ना वो आउटर पार्ट में होती है। बेसल बॉडी कहाँ पर होती है? आउटर पार्ट में, ठीक है, साइटोप्लाज्म के। एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से डिराइव हुई है, मतलब वहां से निकल के आई है। एंड इट हैज 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ द फिब्रिल्स। इसको 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ पेडियम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये होते हैं 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स ऑफ फिब्रिल्स। और ट्रिपलेट्स, ठीक है, क्या है? तो ट्रिपलेट्स ऑफ फिब्रिल्स है। एंड शाफ्ट, ये देखो शाफ्ट क्या है? तो एक्सपोज पार्ट ऑफ सिलिया और फ्लैजेला। एक्सपोज बोलो तो बाहर निकला हुआ जो पार्ट होता है, एक्सपोज पार्ट ऑफ सिलिया या फ्लैजेला। सिलिया या फ्लैजेला का एक्सपोज जो पार्ट है उसको हम शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी शाफ्ट क्या है। देन इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ये 2 पार्ट से बनता है, एक शीथ देने एक्सोम, ओके, एक्सोम।
कि शीथ एंड एक्सोम, देखो शीथ इज कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सीलियम एंड फ्लैजेलम। शीथ क्या है, तो ये कवरिंग है। अगर ये फ्लैजेला है तो इसके ऊपर की जो कवरिंग होगी ना उसको हम बोलेंगे शीथ। अगर ये सीलिया है तो इसके ऊपर की जो कवरिंग होगी ना उसको हम बोलेंगे शीथ। ठीक है, तो इस तरीके से यह स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। यहाँ पर देखो आप इनर शीथ, देन रेडियल स्पोक है, रेडियल स्पोक इस तरीके से यहाँ पर निकाले गए हैं रेडियल स्पोक। देन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रल के माइक्रोट्यूब्यूल्स है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन डायनियम आर्म्स, उसके बाद है बी ट्यूब्यूल्स एंड ए ट्यूब्यूल्स, ये 2 ट्यूब्यूल्स होते हैं इसके अंदर। और ये है ड्यूबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, ड्यूबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। देन है नेक्सिन, यहाँ पर देखो आप ये जो इसको जो कनेक्ट कर रहा है ना, 2 ट्यूब्यूल्स को 2 कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं नेक्सिन। ठीक है, तो इस तरीके से ये है स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, ये आपको ड्रॉ करना है। देन जो लास्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर के अंदर और इस पार्ट के अंदर, वो है सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स। सो सेंट्रोसोम्स इज यूजुअली फाउंड नियर द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना उसके नियर में, मतलब उसके आसपास होते हैं सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स। तो इट कंटेन अ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेंट्रोओल्स। तो इसके अंदर पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 है, 1 2 3 1 2 3 ऐसा पेयर्स में क्या है, तो ये सिलेंडर के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, उसको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। तो सेंट्रियोल्स क्या है, तो एनिमल सेल के अंदर ये मिलता है और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, उसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। बाकी इसमें कुछ बताया नहीं है। ओके, बाकी आपको बताना भी नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल में बताना है कि एनिमल सेल के अंदर फाउंड होता है। एंड दिस आर दी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, दे आर कंटेन पेयर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो है पेयर्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। पेयर के अंदर होते हैं और सिलेंडर के स्ट्रक्चर जो वो एक दूसरे के साथ चिपक के होते हैं, बोल तो पेयर के अंदर होते हैं। ओके, एंड द सिलेंडर्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। ये जो सिलेंडर है ये परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब क्या, तो परपेंडिकुलर एंड सराउंडेड बाय द एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड एज पेरीसेंट्रिकुलर मटेरियल। और ये एमॉर्फस सब्सटेंस से ये क्या होते हैं, तो ये जो है वो कवर होते हैं। ठीक है, पेरी, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीसेंट्रिकुलर मटेरियल। ठीक है, इस तरीके से वो क्या होते हैं, एक दूसरे में जो है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि ऐसा। ठीक है, परपेंडिकुलर, ऐसा बोलो तो पैरेलल, और ऐसी 2 लाइंस बोलो तो परपेंडिकुलर लाइन। ईच सिलेंडर ऑफ द सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो है वो 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है ईच सिलेंडर। ओके, मतलब कि एक सिलेंडर जो है, सिलेंडर वो बनता है 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी बोलेंगे ट्रिपलेट क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पर देखो ये 1, ये 2 एंड ये 3, बोलो तो ये 3 ट्यूब्यूल से बोलो तो ट्रिपलेट। ठीक है, और ये 9 सेट है, ये एक सेट 1 2, उसके बाद ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 एंड ये 9। तो अभी यहाँ पर 9 सेट है और इसके अंदर ये जो एक के अंदर होता है ट्राई, बोलो तो 3 जो है वो ट्यूब्यूल्स है, बोलो तो 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स 3 है इसलिए ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और इसके 9 सेट है, बोलो तो 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सिंपल वे। ओके, एंड मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन। ये किससे बनते हैं, तो ट्यूब्यूलिन से बनते हैं। ठीक है, यह है माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट एंड कनेक्टिंग फाइबर्स, ये दोनों उसको कनेक्टिंग फाइबर उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसा सीधा रखेंगे, ठीक है, तो ये जो है वो ऐसे रखे हुए हैं, और इसको अगर सीधा रखेंगे तो आपको जो है वो समझ में आएगा कि इस तरीके से ये 3, ये एक वाला ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ये 3rd, ये 4th, ये 6th, ये 7th, 8, 9 एंड यहाँ पर 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। तो इस तरीके से 9 होते हैं। तो यहाँ पर एक जो है वो ज़्यादा दिया है, कम ज़्यादा हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है। इवेनली स्पेस्ड ट्रिपलेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो इवनली वो कनेक्टेड होते हैं एक अदर को बाय मीन्स ऑफ नॉन ट्यूबुलर प्रोटीन। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग फाइबर बोलेंगे। ठीक है, नॉन ट्यूबुलर प्रोटीन से वो कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर रेडियल फाइबर्स या फिर उसको हम स्पोक बोलते हैं, और ये फूट है। ठीक है, इसको हमने ऐसा फूट जो है इसको ऐसा जैसे थे वो, इसको फिर बाद में ऐसे हमने सीधा रख दिया। ठीक है, ऐसा इस तरीके से ये ऐसा व्यू आएगा ऊपर से हम देखेंगे तो इस तरीके से ये है हमारा सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स, जो कि एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। और ये पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि 9 सेट्स होते हैं उनके ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो ये हो गया हमारा पार्ट 4 11th क्लास 11th का बायोलॉजी का। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का।